Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with Goods and Service Tax GST tested for 30 marks in your exam. 30 marks in your exam. इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है और कस्टम्स है. जीएसटी 30 मार्क्स एंड कस्टम्स 10 मार्क्स. कस्टम से सम्स ही आता है वैल्यूएशन का. कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेट करने का सम्स आता है. जीएसटी से सम्स के साथ साथ थियरी भी आता है. और थियरी ऐसा बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी इन लोग पूछते हैं. तो अपने को क्या करना है, सिलेबस में जितने भी पॉइंटर्स है, सीयू का जो सिलेबस है उसमें जीएसटी के जितने भी पॉइंटर्स हैं उन सारे पॉइंटर्स को एक एक करके कवर करना है. सब पर नोट्स बनाना है और जहां सम्स है वहां सम्स को भी प्रैक्टिस करना है. सिलेबस की एक भी पॉइंट को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज जीएसटी जो 30 मार्क्स का है दैट इज वेरी वेरी स्कोरिंग. इट इज द इजीएस्ट. मतलब द एंटायर टैक्सेशन टू इज इजी बट जीएसटी इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, राइट. तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐसा नहीं कि पहली बार अपने जीएसटी को सुन रहे कि जीएसटी, पहली बार सुन रहे कि जीएसटी क्या होता है. वी ऑल नो व्हाट इज जीएसटी एंड सम पॉइंट और द अदर वी हैव पेड जीएसटी. ठीक है. तो टेल मी व्हाट इज जीएसटी. गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी, दैट आई नो. जीएसटी कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है? दो टाइप ऑफ टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है. जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली कैसे पे करते हैं गवर्नमेंट को? हम्म. हाँ, तो जैसे आपने, हाँ, आपने गुड्स खरीदा है सप्लायर से. सप्लायर यानी समझ में आ गया ना. आपने गुड्स खरीदा है सप्लायर से. तो सप्लायर आपको गुड्स के लिए एक अमाउंट चार्ज करेगा और आपसे जीएसटी लेगा. तो आप सपोज गुड्स के लिए 100 रुपीज चार्ज कर रहे हैं. जीएसटी का रेट 18% है. तो सप्लायर आपको कितना का बिल बनाकर देगा? 118. 100 रुपीज गुड्स का, 18 रुपीज जीएसटी. तो आप सप्लायर को 118 पे करोगे. सप्लायर आपसे 118 लेगा. 118 लेकर सप्लायर क्या करेगा? 100 रुपीज खुद के पॉकेट में रखेगा और 18 रुपीज जो जीएसटी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जमा देगा. तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे कौन कर रहा है? सप्लायर. सप्लायर से गवर्नमेंट को 18 रुपीज का जीएसटी मिल रहा है. बट ये 18 रुपीज का जीएसटी किसके पॉकेट में से निकला? बायर की पॉकेट में से निकला. तो बायर की पॉकेट में से 18 रुपीज का जीएसटी निकला. तो बायर इज व्हाट? Buyer is bearing the burden of GST. Buyer is bearing the burden of GST. But who is paying GST to the government? Supplier is paying GST to the government. Who is bearing the ultimate burden of the GST? Buyer. ठीक है. तो इसीलिए अपने कह सकते हैं कि buyer is bearing the burden of GST which is paid to the government indirectly through the supplier. तो बायर की पॉकेट में से 18 रुपए का जीएसटी निकलकर सप्लायर के हाथों गवर्नमेंट के यहाँ डिपॉजिट हुआ. सप्लायर के हाथों गवर्नमेंट के यहाँ डिपॉजिट हुआ. तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपॉजिट हो रहा है ना जीएसटी. सप्लायर सप्लायर के हाथों डिपॉजिट हो रहा है. जीएसटी का बर्डन कौन बेयर कर रहा है? बायर. तो बायर जीएसटी पे कर रहा है जो कि सप्लायर से गवर्नमेंट को मिल रहा है. तो इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, है ना. दैट इज वाई इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा इनकम है, बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सैलरी इनकम. जो इनकम है उस इनकम पर मैं खुद सरकार को टैक्स पे करता हूं. तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स. तो मेरा टैक्स है, पे करने वाला मैं हूं और मैं, मेरे पॉकेट से ही निकल रहा है. बर्डन भी मैं ही उठा रहा हूं उसका. बर्डन भी मैं ही उठा रहा हूं उसका.
ठीक है, तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी एसएससी खुद अपने इनकम पर सरकार को टैक्स देता है, इनकम टैक्स। ठीक है, तो पे भी इनकम टैक्स पे भी मैं ही कर रहा हूँ, एसएससी पे कर रहा है, और उसका बर्डन भी एसएससी उठा रहा है। तो दैट इज वाई डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पेमेंट कोई और करता है, बर्डन कोई और उठाता है। जीएसटी इज पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट, बट द बर्डन इज borne बाय द, बोलो, बायर। ध्यान से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? जीएसटी ऐसा टॉपिक है ना जो आपके टैक्सेशन पेपर को बहुत अच्छा करेगा। मतलब आउट ऑफ 80 यू कैन स्कोर एज गुड एज अबव 70, ओनली बिकॉज ऑफ जीएसटी। एंड इसको एग्जाम से पहले करने का सबसे बड़ा फायदा है बिकॉज ये दिमाग में फ्रेश होता है। जनरली इससे पहले जो दो बैचेस था ना जीएसटी, मैंने जनवरी के मंथ में करवाया था, एग्जाम से ठीक पहले करवाया था। ठीक है, बट इस बार मैं सोच रहा दिसंबर में करवा दूं, है ना। तो पहली बार मैं दिसंबर में करवा रहा हूँ, इससे पहले जनवरी में ही करवाया था। जनवरी में एग्जाम है और जनवरी में ही जीएसटी किया था, तो एकदम फ्रेश टकाटक रहा था। पीपल हैव गॉट 78 76 आउट ऑफ 80। ठीक है, 91 आउट ऑफ 100 आ चुका है अभी तक हाईएस्ट। 91 आउट ऑफ 100 अभी तक हाईएस्ट आ चुका है। ठीक है, राइट। तो जीएसटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, नया टॉपिक है, बहुत अच्छी से करना है अपने को इसको। एक एक पॉइंट को बहुत दिलचस्पी से सुनो और पार्टिसिपेट करो क्लास में, कंसंट्रेशन दो, ठीक है। लिखना बहुत है इसमें। चलो, हु पेज द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, हु इज बियरिंग द बर्डन ऑफ जीएसटी? बायर। जीएसटी is direct or indirect tax? Indirect tax. What is direct tax? Example, income tax. Income tax. ठीक है, लिखो। हम्म, हटा दिए। लिखो। फटाफट लिखना है, हाँ। Indirect tax is a tax which is paid by one person and borne by another person. It is generally levied on goods, services, import, export, etc. For example, GST. GST is paid by supplier. Supplier यानी seller, but
borne by a recipient buyer। ठीक है। जीएसटी इज पेड बाय सप्लायर मींस व्हाट? अच्छे भाषा में क्या बोलते हैं? जीएसटी का जो इंसिडेंस है, इंग्लिश थोड़ा यूज कर रहा हूं मैं। जीएसटी का जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस मतलब जो जीएसटी पे कर रहा है, वो कौन पे कर रहा है? सप्लायर। तो जीएसटी का इंसिडेंस किस पर पड़ता है? सप्लायर पर। और इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यानी बर्डन किस पर आता है? बायर पर। तो जीएसटी का इंसिडेंस सप्लायर के ऊपर, इम्पैक्ट बायर के ऊपर। ठीक है ना? रिसिपिएंट बायर एक ही चीज हो गया। रिसिपिएंट क्यों बोलते? बिकॉज रिसिपिएंट वी कैन यूज इट फॉर सर्विसेज एज वेल। सर्विसेज के केस में बायर नहीं यूज करते ना, बायर ऑफ सर्विस, सर्विस खरीद ली है, नहीं। ठीक है ना? ओके। तो जीएसटी के केस में इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब वन हु इज पेइंग, करेक्ट। सप्लायर के ऊपर इंपैक्ट, इंपैक्ट का मतलब पार्टिसिपेट करो, बर्डन, बर्डन किस पर? बायर के ऊपर। अपना टारगेट यही होना चाहिए कि अपने को जीएसटी अटेंड, जीएसटी के क्लासेस अटेंड करने, और जो भी सीखना है क्लास के वही 1.5-2 घंटे में सीख कर जाना है। ऐसा पढ़ाई करना है, ऐसा लेवल का पढ़ाई करना है कि जीएसटी, अगर क्लास के बाद कोई भी जीएसटी पर क्वेश्चन पूछ ले, आप फटाफट आंसर कर दो। घर में पढ़ने का झमेला नहीं पालना है। घर में पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे चीजें हैं, किताबें हैं, ठीक है, राइट, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पर जीएसटी के साथ अपने को क्या करना है? क्लास में जो करना है क्लास में ही करके निकलना है। ठीक है? तो एकदम 100% अटेंशन, पार्टिसिपेट करो। क्लियर? तो जीएसटी के केस में इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग अलग पर्सन पर पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है? इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पर पड़ता है। ठीक है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स को आए हुए काफी टाइम हो गया, मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइम से है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है? पर जो डायरेक्ट टैक्स है वो 1961 से अप्लाई होना चालू है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ठीक है? तो इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब आज का है, रिग्रेसिव मतलब पुराना है। तो डायरेक्ट टैक्स नया है, इनडायरेक्ट टैक्स पुराना है। समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आया? हाँ, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्स रेग्रेसिव है। मैंने कुछ और बोल दिया क्या? अच्छा, उसने कुछ और सुना। हंसी बहुत आता है। और जो झूठ मूठ का उस्ताद दुनिया क्या कहती है? हाँ, हंसो। बट झूठ मूठ का हंसने वाले को क्या कहेगी दुनिया? क्या क्या बोलती है दुनिया, बताओ तो। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये भी एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वो बहुत स्कोरिंग है। अभी 3 मार्क्स का ये आया, 3 मार्क्स का सपोज ये आ गया,
तो आप 3 पॉइंट्स बनाओ, 3 पॉइंट्स बनाओ, मेरे साथ बनाओ। इम्पैक्ट इंसिडेंस, डायरेक्ट टैक्स के केस में सेम पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में डिफरेंट पर्सन, देन डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव, वो रिग्रेसिव। फिर एग्जाम्पल दे दो। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है। समझ में आया ना? शांति से कराने दो, शांति से कराने दो। दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू मी। हाँ। बेसिस ऑफ डिफरेंस, क्या एग्जाम में बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना जरूरी है? लिखोगे तो अच्छा है, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स, है ना? नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। ठीक है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं डिडक्ट होने वाले। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स of which incidence and impact fall on same person। देखो ना, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन सेम पर्सन। इसमें की पॉइंट क्या है? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट और सेम। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स में मैं क्या कर रहा हूं? बस, एक्सीलेंट, सुपर। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, indirect taxes indirect taxes regressive in nature। सिलेबस में जितना भी पॉइंट्स है एक एक करके सारा पॉइंट कवर करवाऊंगा। जैसे सिलेबस में था पहले कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो उस पॉइंट को डिस्कस करके नोट लिखा दिया। सेकंड पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसको डिस्कस करके पॉइंट्स लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को कवर करना, बिकॉज किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको लगे व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स भी पूछ लिया, हाँ पूछ सकता है, 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया। समझ में आया ना? थियरी के लिए पूछ रहा है वो। 5। अब नेक्स्ट, ध्यान से सुनो, पार्टिसिपेट करो। इम्पोजिशन यानी डायरेक्ट टैक्स किस चीज पर इम्पोज्ड होता है? इनकम, वेरी गुड, एक्सेलेंट। इनकम ऑफ द पर्सन में। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पर? क्या बात है, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। गुड्स एंड सर्विसेज में। करेक्ट।
तो क्या ही पढ़ाई बताओ, सब तो आता है। अभी एक्चुअली ये एरिया में वो एक्चुअली बंद गया ना। मैं कॉलेज में होता तो खुला होता, काला टीका लगा देता हूँ। इन्फ्लेशन यानी चीजों का दाम बढ़ना। बहुत ही लॉजिकल है। कौन से टैक्स के वजह से चीजों का दाम बढ़ता है? जो क्वेश्चन पूछा वो बताओ ना। इनडायरेक्ट टैक्स, ऑब्वियस सा बात है ना। गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, तो जीएसटी का सीधा इम्पैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस पर होता है। तो इन्फ्लेशन किसके वजह से होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के वजह से। सो डायरेक्ट टैक्स में लिखना है, इट डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन। इनडायरेक्ट टैक्स में लिखना है, इट मे कॉज इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल दे दूं? इनकम टैक्स, और इसमें जीएसटी एंड कस्टम्स। पॉइंटर्स क्या क्या है? सबसे पहले इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, मीनिंग डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। थर्ड पॉइंट क्या था? इम्पोजिशन, डायरेक्ट टैक्स इनकम ऑफ द पर्सन, indirect tax goods and services. Then inflation, direct tax does not cause inflation, indirect tax may cause inflation. Then example, income tax, जीएसटी and customs duty. ठीक है? कंसेप्ट ऑफ जीएसटी ये अपना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज paid by the supplier. GST is an indirect tax paid by the supplier but borne by the buyer recipient. ठीक है? It is applicable all over India including जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है? लिखो। वो तो आपका स्मार्टनेस है ना। वही तो आपका स्मार्टनेस होना चाहिए ना। वही तो लिखना है, इंक्लूडिंग जे एंड के। इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज एन, लिखते चलो। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, it is paid by supplier of goods or services but borne by recipient. It is applicable all over India, including Jammu and Kashmir. ठीक है, लिख रहे हो? हाँ लिखो, सोचो मत। सोचने का काम रास्ते में करो, घर में करो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। याद है जीएसटी जब आया था तो एक टैगलाइन आया था, उसके पीछे वन नेशन, वही चीज करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट विथ यूनिफॉर्म टैक्स रेट इन इंडिया। टू टू एलिमिनेट द कास्काडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। यानी जीएसटी के आने के वजह से टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। जीएसटी के आने से पहले टैक्स पर टैक्स लगता था। वो साइकिल अभी काम का नहीं है, तो साइकिल समझकर कोई फायदा नहीं है। कास्काडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स पर टैक्स लगना। टैक्स पर टैक्स नहीं, दैट इज नॉट डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन दूसरा चीज हो गया। आपके समझने के लिए वो शब्द सही है, बट वो शब्दों का मीनिंग टैक्स में कुछ अलग होता है। डबल टैक्सेशन का मीनिंग क्या होता है? दोनों, जैसे लंदन में हाउस प्रॉपर्टी है, तो मैं इंडिया का आरओआर हूँ, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, याद है कि नहीं आरओआर? तो लंदन का हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया तो वहां से जो रेंटल इनकम आ रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल है। और क्योंकि वो इनकम लंदन में राइज हो रहा है, तो लंदन में भी टैक्सेबल हो गया। तो एक ही इनकम पर इंडिया में और लंदन दो जगह टैक्स पे कर रहे हैं। दैट इज डबल टैक्सेशन। ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स पर टैक्स। ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, समझने का कोशिश करो। जैसे मैंने शुभम को गुड्स बेचा वैट लगाकर, तो 118 का पड़ा। वो आपको गुड्स बेचेगा वैट लगाकर, तो वो 118 पर टैक्स लगाएगा। 118 पर लगाएगा, तो वो टैक्स पर टैक्स हो गया ना। तो चीजों का दाम और बढ़ गया उसके वजह से। तो जीएसटी के आने के वजह से वो कास्केडिंग इफेक्ट कम हो गया। कैसे कम हुआ? मतलब एलिमिनेट ही हो गया, कम नहीं हुआ, एलिमिनेट ही हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? एक चैप्टर आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट
टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में अपने इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के आने के वजह से कास्काडिंग इफेक्ट एलिमिनेट खत्म कैसे हुआ। अदरवाइज क्या हो रहा था, मैंने आपको गुड्स बेचा वैट लगाकर, फिर आपने उसको गुड्स बेचा वैट लगाकर, तो वैट पर वैट लग गया। दिस इज कास्काडिंग इफेक्ट। तो चीजों का दाम काफी बढ़ रहा था, तो जीएसटी के आने के वजह से कास्काडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो गया। तो जीएसटी में एक कंसेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा एक यूनिट है। तो उसको जब डिस्कस करेंगे तो जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट को कैसे एलिमिनेट किया वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स टू इंक्रीज द टैक्स बेस by bringing more number of taxpayers and increase the tax revenue to simplify the tax procedure through common forms and avoidance of visiting tax departments। इंडिया में जीएसटी लेवी करने का पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। तो इंडिया में जो जीएसटी का मॉडल है दैट इज अ डुअल मॉडल। जीएसटी अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, दोनों का है। जैसे आपने कई बार बिल में देखा होगा कि अपने दो टाइप का जीएसटी पे कर रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आईजीएसटी सुना है? आईजीएसटी कब लेवी होता है? हाँ, इंटर स्टेट के केस में, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई होता है, देन आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया जाता है। सपोज आईजीएसटी का रेट 18% है, तो उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के केस में आईजीएसटी लेवी होता है, जिसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा स्टेट गवर्नमेंट को। और इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में, जैसे इंट्रा स्टेट का एग्जांपल दे दो, वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल, जैसे मेरे और आपके बीच में जो सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। समझ में आया ना? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में क्या लेवी होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। जितना सीजीएसटी का रेट है उतना एसजीएसटी का रेट है। सपोज जीएसटी का रेट 18% है,
तो सीजीएसटी का रेट 9% होगा और एसजीएसटी का रेट 9% होगा। सीजीएसटी का अमाउंट किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और एसजीएसटी का अमाउंट किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं डुअल मॉडल। डुअल मॉडल का मतलब है देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार का मतलब क्या होता है? वो राज्य सरकार हो गई। स्टेट गवर्नमेंट को राज्य सरकार बोलते हैं। हाँ केशव, क्या डाउट था, पूछो। नहीं, फीचर्स नहीं लिखना है, जीएसटी का ऑब्जेक्टिव्स बताना। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि जीएसटी लाने का क्या पर्पस है। जैसा आपका क्लास आने का क्या पर्पस है? जीएसटी को पढ़ाई करना। जनमूल का क्लास आने का क्या पर्पस है? एग्जाम में पास हो जाना। ठीक है। तो सबका क्लास आने का पर्पस तो वो ऑब्जेक्टिव है। चलो, ये तो गजब ही है, जनरल का क्लास आने का पर्पस प्रेजेंटेशन है। लिखो, डुअल मॉडल जीएसटी इज applicable in India।
हो गया कॉपी? बापरे, जैन मोल और केशव सरावगी। हे भगवान। ज्योतिष को इज टेलिंग यूटीजीएसटी इन यूनियन टेरिटरीज, एब्सोल्युटली करेक्ट, यूटीजीएसटी। अब जीएसटी के केस में एक सप्लायर होता है, एक बायर होता है। गुड्स एंड सर्विसेज जहां पर कंज्यूम हुआ है, जहां डिलीवर हुआ है, जहां कंज्यूम हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज जहां कंज्यूम है, जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ है, जिस स्टेट में डिलीवर हुआ है, उसी स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का शेयर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जैसे गुड्स वेस्ट बंगाल टू बिहार सप्लाई हुआ है, तो जो एसजीएसटी है ना, वो किसको मिलेगा? और आईजीएसटी में जो शेयर है वो किसको मिलेगा? बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा। तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन वेडिंग सुना है ना? तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पर गुड्स डेस्टाइंड हुआ है, डिलीवर हुआ है, सप्लाई हुआ है, कंज्यूम हुआ है, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हुआ है, सर्विसेज का सप्लाई हुआ है, उस स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी मिलेगा। यानी गुड्स अगर वेस्ट बंगाल टू बिहार सप्लाई हुआ है, बिहार में गुड्स कंज्यूम होता है, तो जीएसटी एसजीएसटी किसको मिलेगा? बिहार गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये चीज समझ में आ गया? वेस्ट बंगाल के हाथ कुछ नहीं आएगा। मैंने एक मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया? अरे भाई साहब, मैंने एसजीएसटी बोला है। आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी में शेयर जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा। वो खाली समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा था। ठीक है, अगर गुड्स वेस्ट बंगाल टू बिहार सप्लाई हुए तो आईजीएसटी लेवी होगा। आईजीएसटी में जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है वो बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। बस इतना सा बात बोलना था। गुड्स वेस्ट बंगाल टू बिहार सप्लाई हुआ है, बिहार में गुड्स कंज्यूम हुआ है, डेस्टाइंड कहां पर हुआ है? बिहार में। तो आईजीएसटी लेवी होगा। आईजीएसटी में जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है वो बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलो लिखो। पॉइंट नंबर, पॉइंट 3 में अटका हुआ है। नहीं नहीं, उसी में नहीं। रुको ना, अभी बस क्लास खत्म होने दो आयुष, चिंता ही मत करो। सारा कॉमन सेंस में बताऊंगा। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड हेंस द स्टेट where
the goods and services, and hence a state where the goods and services are consumed shall receive the complete share of revenue. The producing or selling state gets nothing. लिखूं? जीएसटी का पैसा उसी, ये तो कस्टम्स में आपको हर केस में मिलेगा। कस्टम्स में मैं नोट्स इंग्लिश में लिखवाऊंगा, इंग्लिश में नहीं, बिकॉज कस्टम से थियरी क्वेश्चन नहीं आता है, समझ आता है। और इंग्लिश में लिखा भी नहीं, सपोज अगर थियरी क्वेश्चन आ गया तो उसको कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो कस्टम्स में आपको मैं इंग्लिश में लिखाऊंगा। एक बार मैं इंग्लिश में लिखा रहा था तो स्टूडेंट बोलते हैं कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इंग्लिश, यू डिक्टेट इन हिंदी, सॉरी इंग्लिश। आई कैन नॉट। जीएसटी का पैसा उसी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जहां पे रेसिपिएंट होगा। कस्टम्स के केस में तो मैं आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन लाने के लिए बोलूंगा, तो जो इंग्लिश में लिखाऊंगा उसको डिफरेंट कलर पेन से लिखाऊंगा। कहां पर? हाँ, तो वो इससे इजी होता है याद करने में, बहुत इजी होता है। जीएसटी का पैसा उसी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जहां पे रिसिपिएंट होगा। ठीक है। अच्छा, जीएसटी के आने के वजह से वैट एंड सर्विस टैक्स वगैरह हट गए थे। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ जीएसटी आने के वजह से कौन से टैक्सेस हट गए थे। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर है। ठीक। तो एक्साइज ड्यूटी वैसे हट गया है, वैट हट गया है, ठीक है, और सर्विस टैक्स हट गया है। तो ये टैक्सेस के नाम अपने को लिखने के लिए आएंगे। तो जीएसटी के आने की वजह से ये सब टैक्सेस सबस्यूम्ड हो गए थे जीएसटी में। सबस्यूम्ड हो गए थे जीएसटी में, यानी जीएसटी में ही घुस गए थे, मर्ज्ड हो गए थे। करेक्ट। लिखो। taxes subsumed in GST. GST has subsumed the following taxes:
सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, हम्म, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बस इतना नाम काफी है। आपको 3 से 4 नाम याद रखना है। एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का फुल फॉर्म इज वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, बस ये 3 4 नाम याद रखने से हो जाएगा। अब कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, कस्टम्स ड्यूटी, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अभी भी वैट लगता है, एक्साइज भी लगता है, प्रोफेशनल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ये सब जीएसटी में सब्स्यूम्ड नहीं हुए। तो ये भी पूछे, वो तो डायरेक्ट टैक्स है ना, कुछ भी, कुछ भी कर सकता है, अनसेंट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये स्टेट के बीच हो गया, इसको वैट भी बोलते हैं, मतलब आप वैट स्लैश सेल्स टैक्स भी लिख सकते हैं। लिखो, however the following taxes were not subsumed in GST. Customs duty, stamp duty, securities transaction tax, STT हो गया ना, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, करेक्ट, वही है। प्रोफेशनल टैक्स, सैलरीज के। स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल, पेट्रोल वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लिख सकते हो। लिखो ना आराम से, क्या दिक्कत है, अभी मैं उसको लिखाऊंगा बट अलग से, उसका एक सब टॉपिक आएगा। अब जीएसटी का रेट्स क्या क्या हो सकता है बताओ। 5%, 18%, 12%, 28%। हाँ, ठीक है।
5%, अगर 5% जीएसटी का रेट है तो आईजीएसटी 5% है। इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में 2.2 हो जाएगा वो। 2.5% एसजीएसटी, 2.5% सीजीएसटी। समझ में आया ना? देन और 12% हुआ तो 6 6, 18% हुआ तो 9 9, 28% हुआ तो 14 14। चलो लिखो पॉइंट नंबर। इसका जीएसटी नंबर जीएसटी बिल भी उनसे ले सकते हैं, तो आईटीसी में क्लेम कर सकते हैं वो। आईटीसी में बहुत झमेला हो रहा है। कैन नॉट परचेज प्राइवेट प्रोडक्ट्स बाय गिविंग योर जीएसटी आईएन। कुछ भी करके देखना, तुरंत नोटिस आ जाएगा। आप अगर बिजनेस पर्पस के लिए परचेज, तो दिखाओ कि दिखा के देखो ना, फिर मेरे को बताना, कॉन्टैक्ट मी आफ्टर दैट। नाम से वो वो करो ना, लिटिगेशन में फंस जाओगे ना तब आना मेरे पास। नहीं कर सकते। कर सकते हैं मतलब वैसे कर सकते, लिटिगेशन में फंसने से फिर क्वेश्चन मार्क राइज हो जाएगा। सरकार ने अपने आप को पावर दे रखा है कि वो 40% का भी जीएसटी लगा सकता है। बट अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिस पर 40% का जीएसटी लगाया हुआ है। ज्वेलरी के केस में नहीं, भरोसा रखो, बिकॉज गवर्नमेंट को अपना कुर्सी भी तो प्यारा है ना। हाँ वो चीज है। ठीक है। ज्वेलरी के केस में 3% है। ये सब चीज पॉइंट को लिख लो। एंड रफ डायमंड मैं लिखा रहा हूँ, रफ डायमंड का 0.25 है। 0.25 रफ डायमंड, जो पॉलिश नहीं किया हुआ है। देखो डायमंड्स का उतना नॉलेज तो नहीं है, बट रफ डायमंड आई मीन्स की पॉलिश नहीं किया हुआ है वो, है ना। मतलब उसमें जैसे एक स्ट्रक्चर होता है ना डायमंड का, वैसे स्ट्रक्चर में नहीं है। एक पत्थर के जैसे रफ डायमंड का 0.25%। कैपिटल गेन क्या चीज का? डायमंड को खरीद कर बेचा तो। अमाउंट बड़ा होता है तो कैपिटल गेन ले भी सकते हैं, नहीं, प्रॉफिट बड़ा छोटा से क्या मतलब है? तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गोल्ड सिल्वर डायमंड वगैरह में कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ज्वेलरी के केस में लिखो। ज्वेलरी लिखो, ऐसे करके लिखो, स्पेशल रेट। लिखो लिखो।
इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? इमिटेशन आर्टिफिशियल नकली ज्वेलरी जिसको बोल सकते इसका ज्वेलरी का काम है, पता नहीं कि आप लोग जनमल को। हैं पुलिस की वजह ट्रैकिंग तुमको कहना नहीं चाहिए अनपॉलिश डेट कैसे बोलूं रफ एकदम स्ट्रक्चर पत्थर की तरह ठीक है, जीएसटी नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 9। ठीक है, जीएसटी आने के वजह से स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा नुकसान हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। पता नहीं आप लोग कितने एज के होंगे उस टाइम जब जीएसटी लाने का बात हो रहा था। तो देर वॉज अ 72 आवर भारत बंद। ठीक है, स्टेट्स वर नॉट अग्रीइंग टू ब्रिंग जीएसटी बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो स्टेट उस समय स्टेट गवर्नमेंट को मनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जीएसटी लाने के वजह से स्टेट गवर्नमेंट को जो लॉस हो रहा है वो लॉस को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेंसेट करेगा बाय लेविंग कंपेंसेशन सेस एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, कंपेंसेशन सेस का पूरा पैसा किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो 5 साल में आपका जो नुकसान होगा उसका भरपाई कंपेंसेशन सेस देकर लगाकर किया जाएगा। कंपेंसेशन सेस का रेट कितना है? 15%। क्लियर? चलो लिखो। कंपेंसेशन सेस कौन से प्रोडक्ट्स में लगाया गया? यस, आपको पता है इंडिया में कंजम्पशन कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा है? ये सब में कंपेंसेशन सेस लगाकर जो पैसा आ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। वो 5 साल खत्म भी हो गया बिकॉज जीएसटी लाने के बाद 5 साल कभी का खत्म हो गया। तो ये जो टॉपिक है अभी के लिए रिडंडेंट हो चुका है बट फिर भी सिलेबस में है। तो एक बार इसको डिस्कस करके पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो पान मसाला, टोबैको, ये सब प्रोडक्ट्स में कंपेंसेशन सेस लगाकर 15% के हिसाब से लगाकर कंपेंसेशन सेस का अमाउंट राज्य सरकार को दिया जाएगा टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, लिखो। बढ़ा दिया था हाँ, बढ़ा दिया आप पीते हो? नहीं पीते? बट सच में? वो जो मीठा वाला सिगरेट नहीं आता है क्या? जैन वो सिगरेट का मजा लेने के लिए मीठा वाला सिगरेट चूसते मोमबत्ती वाला तो स्टेशन पे देखा मोमबत्ती वाला मोमबत्ती चूस रहा था सिगरेट के लिए। वो पार है जस्ट इमेजिन सिगरेट का फील लेने के लिए मोमबत्ती जलाकर मोमबत्ती को ले रहा है। लिखो, कॉम्पेंसेशन सेस shall be levied on goods such as पान मसाला। पान मसाला का मतलब क्या होता है? हे भगवान, कितना नाम याद है।
कॉलेज का कैसा है? नॉलेज है। जस्ट इमेजिन फर्स्ट पीरियड में आप रजनीगंधा का पुड़िया को उसी समय रितेश सर घुस जाए तो पर इसका पान मसाला अजय पारक ने मत किया था। हाँ, बना गया था ये बैक से। कौन? वो थी रजनी अच्छा उसका हाथ में आईडी कार्ड ले हाँ लेते ठीक है। सर कोई बात है अरे बाप रे तो उल्टा ही बोले जा रहा था It is levied to provide compensation to the states for the loss of revenue arising on account of implementation of GST for a period of 5 years. Compensation cess at the rate of 15%. लिखो। लिख लो इसको। इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या जीएसटी देखा है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में अभी तक जीएसटी नहीं लगाया गया। देसी दारू में भी जीएसटी नहीं लगाया गया। ठीक है। बड़े शौकीन किस्म के आदमी हो नहीं? सारे पाप हो चुके हैं आपके नहीं? हे भगवान। तो देसी दारू में क्या लगता है? स्टेट का एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। वैट लगता है, स्टेट का एक्साइज ड्यूटी लगता है, वैट लगता है। तो देसी दारू में जीएसटी नहीं लगता। तो अपने को नेक्स्ट डिस्कस करना है कि जीएसटी कौन से प्रोडक्ट्स में नहीं लगता है। एक हो गया अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी देसी दारू। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसमें जीएसटी नहीं लगता, इसका मतलब ये टैक्स फ्री नहीं है। देसी दारू इज नॉट टैक्स फ्री। इसमें वैट और एक्साइज ड्यूटी लगता है। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है? ध्यान से सुनो, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर एक्टिविटी पर लगता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। एंड वैट सेलिंग एक्टिविटी के ऊपर लगता है। तो आपने देसी दारू बनाया, मैन्युफैक्चर के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी। देसी दारू को बेचा, उस पर वैट। समझ में आ रहा है ना? देसी दारू बेचने पर वैट, देसी दारू बनाने पर एक्साइज ड्यूटी।
तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब में जीएसटी अभी तक लाया नहीं गया। लिखो। पॉइंट नंबर 10, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ जीएसटी नेट। क्या चीज? आप ये खुद देखकर बताना मेरे को, कौन सा टैक्स लगता है, टैक्स का नाम देख कर लाना। ऑक्सीजन होता है उसमें भी अल्कोहल का मात्रा रहता है ना। हाँ होता है थोड़ा। इसका मतलब देसी दारू नहीं मिला तो कब सिर्फ टेक लिया? नशा का भी हद है आपको नहीं? क्लियर है 10 पॉइंट्स? तो यूनिट 1 बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट होता है। नहीं, 13 यूनिट्स है। आई थिंक 12 या 13 है। 12 यूनिट्स है। ठीक है। कभी कभी क्लास 1 घंटे का भी होगा, कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे, इस तरीके से वैरी करेगा। बट अपने एक यूनिट को एक दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक यूनिट को 2 दिन में कंप्लीट नहीं करना है, एक यूनिट। करेक्ट। उससे कम क्लास में हो जाएगा, जब छोटा यूनिट होगा तो 2 यूनिट अपने साथ में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। टाइम का पता चला? नहीं ना? तो जीएसटी का क्लास इसी तरीके से, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन है, पूरा क्लास में फन है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है। नया टॉपिक है तो करने में मजा भी आ रहा है। और इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। चैप सब समझ में आया? ठीक है। राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्लास ये यूनिट 1 के सारे नोट्स को रिवाइज करके आएंगे। ठीक है।
2 मिनट रुको, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन जिन लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सब जन रुको 2 मिनट। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। क्लास इज डन फॉर द डे।